नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा ताकि आप इस सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जो कुछ तत्वों का वर्गीकरण किस तरह से हुआ, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, उसके बारे में हमने बात की थी, जिसके अंदर हमने डाबेरेनर की त्रिक और उसके बाद में ल्यूनेट्स का अष्टक नियम हमने पढ़ लिया था और साथ में न्यूटन्स की क्या कमियां रही उसको भी हमने डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने कहा था इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिसने जो आज की आधुनिक आवर्त सारणी है वो लगभग उसी से रिलेटेड यानी इंस्पायर होकर बनाई गई है, तो वो कौन व्यक्ति है, ठीक है। यानी आपने बात की थी असली जो इस पिक्चर का हीरो है इस चैप्टर का, उसके बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले आवर्त सारणी बनाई थी, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी है वो हेनरी मोजले ने बनाई थी, लेकिन जो सबसे पहले आवर्त सारणी जो बनाई थी वो मेंडलीफ ने बनाई थी, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं और समझते हैं क्या क्या इन्होंने बातें कही थी। सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या थी, उनकी आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी जब इन्होंने दी थी उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। यानी अभी की हम बात करें तो हमारे पास 118 से ज्यादा तत्व हैं। उस समय जब मेंडलीफ आवर्त सारणी बनाने लगे थे उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। और इससे पहले न्यूलैंड्स के समय कितने थे? 56 यानी 56 तत्व थे। ऐसे पर्सन आपसे पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। और ऐसे पूछे जाते हैं डाबेरेनर कुल कितनी तरीके बना पाया था? 3 तरीके। तो इस तरह के पर्सन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। नेक्स्ट है मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर जो वर्गों की संख्या थी वो थी 8 और आवर्त की संख्या थी 6। अब वर्ग क्या होते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे ये लाइनें बनी हुई है इस टेबल के अंदर ऐसे टेबलें बनाई गई है, ठीक है। इन जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, जो कॉलम हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं वर्ग, ठीक है। और ये जो लाइनें हैं इस तरह से जो बॉक्स की लाइनें बनी हुई है इनको हम कहते हैं आवर्त, ठीक है। तो वर्गों की संख्या थी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 8 थी, ठीक है। हालांकि हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं अभी, ठीक है। और इसके अंदर जो आवर्त की संख्या थी वो 6 थी। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो वर्ग यानी ग्रुप जो थे, समूह जो थे वो थे 8 और आवर्त जो थे, ठीक है, वो थे 6। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को किस तरह से व्यवस्थित किया इसको देखते हैं। तो उनके मूल गुणधर्म, उनके क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज थी, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज थी, उसके आधार पर उनका परमाणु द्रव्यमान क्या था और रासायनिक गुण उनके क्या थे, ठीक है, उनकी समानता के आधार पर जिनमें ये सारी चीजें एक जैसी थी उनको क्या किया उन्होंने? एक ही समूह में रखा, एक ही ग्रुप में रखा, ठीक है। तो ये हमको अच्छी तरह याद रखना है कि जो आधुनिक मेंडलीफ की आवर्त सारणी को किस तरह से तत्वों को व्यवस्थित किया मेंडलीफ ने। तो यहां पर इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है, मेंडलीफ ने तत्वों को किस तरह से व्यवस्थित किया। तो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म यानी उनकी जो मेन प्रॉपर्टीज थी उसके आधार पर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा हुआ है और जिनके रासायनिक गुण समान थे उनके आधार पर उनको व्यवस्थित किया गया है, एक साथ रखा गया है, ठीक है। 3 चीजें याद रखनी, एक तो मूल गुणधर्म, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जैसे न्यूलैंड्स ने रखा था सबसे पहले, जिसका सबसे कम परमाणु द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन का, उससे सबसे पहले रखा और फिर धीरे धीरे परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा। तो इन्होंने भी वैसे ही किया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया? जिनके रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज जिनकी सेम थी उनको एक साथ व्यवस्थित किया। आपसे पूछे इसका सिद्धांत क्या था? जो मेंडलीफ ने तत्वों को व्यवस्थित किया था, सारणी जो बनाई थी, उसका सिद्धांत क्या था? तो तत्वों के गुणधर्म, जो तत्व है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके गुण हैं, उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे उनका परमाणु द्रव्यमान होता है उसके अनुसार उसके क्या होते हैं, उसके जो प्रॉपर्टीज होती है, उनके गुण जो होते हैं वो उसके अनुसार होते हैं कि उसका द्रव्यमान कितना है। परमाणु द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी क्वालिटीज जो है, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग होती जाएगी। तो ये थे मेंडलीफ की कुछ मेन बातें। नेक्स्ट हम बात करें तो मेंडलीफ के अंदर क्या ऐसी उपलब्धियां थी जिसकी वजह से ये सारणी है जो काफी सक्सेस हुई। तो मेंडलीफ की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या है, क्या खूबियां हैं इसकी। बहुत ही इंटेलिजेंट एक वैज्ञानिक की बात करें, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा एडवांस। कैसे? क्योंकि उस समय उन्होंने क्या किया था, मेंडलीफ ने सबसे पहले प्रथम बार तत्वों को आवर्त व वर्गों में व्यवस्थित किया। आवर्त यानी ये देखो, ये जो है ये आवर्त है इसके, ठीक है, और ये क्या है? इसके वर्ग हैं। देखिएगा यहां पे हमने पहले बात की है, यहां पर आवर्त की संख्या कितनी है?
सॉरी वर्ग की संख्या कितनी है, ग्रुप की संख्या कितनी है 8 और आवर्त की संख्या 6। तो यहां पर देखिएगा ग्रुप कितने हैं, ग्रुप ये रहे 6, यानी इस तरह से जो लाइनें हैं ये पहला ग्रुप, ये दूसरे सॉरी ये जो है ना पीरियड्स 1 2 ग्रुप्स जो हैं 3 4 5 और 6, ये 6 ग्रुप हैं इसके अंदर। और आवर्त कितने हैं ये देखो 8, 1 2 3 4 आपको दिख ही रहे हैं 8। सबसे पहले इस तरह से व्यवस्थित करने का श्रेय है वो मेंडलीफ को जाता है। पहली तो सबसे पहली बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दूसरा क्या है, उस समय ज्ञात तत्वों को आवर्त सारणी में उन्होंने क्या किया था, खाली स्थान छोड़ दिया। जो तत्व उस समय तक ज्ञात नहीं थे उन्होंने खाली जगह छोड़ दी, और उन्होंने ये भी कहा कि आगे जो फ्यूचर में है ये तत्व ज्ञात होगा और यहां पर आएगा, फ्यूचर में वो तत्व ज्ञात होंगे और यहां पर आएंगे। ये खूबियां देखो, आपको यहां पर खाली स्थान दिख रहा है, ठीक है, ये खाली स्थान जो दिख रहे हैं वहां पर बाद में जो तत्व को एकदम सही तरीके से क्या किया गया, एडजस्ट किया गया, बिल्कुल सही यहां पर सटीक तरीके से वो बैठ रहे थे। तो ये भी एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पहली उपलब्धि तो क्या थी, सबसे पहले उन्हें आवर्त और वर्गों में तत्वों का बांटने का श्रेय मेंडलीफ को जाता है। दूसरा है, मेंडलीफ ने उस समय अज्ञात तत्वों को आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिया, जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे, जो उस समय मिले नहीं थे तत्व, क्योंकि 63 थे, ठीक है, कुछ तत्व उस समय तक मिले नहीं थे, तो उन्होंने वहां पर खाली स्थान छोड़ दिया और उन्होंने ये कहा कि यहां पर आगे फ्यूचर में जो तत्व ज्ञात होगा वो यहां पर एक तत्व आएगा इस तरह से। तो मतलब ये सोच के आप देखो कि कितने इंटेलिजेंट जो थे, ठीक है, यानी फ्यूचर के बारे में उन्होंने पता किया था कि ये जो तत्व है उसके गुणधर्म इसके बराबर होंगे, ठीक है, और ऐसे ही नहीं रखा हुआ है, समान गुणधर्म वालों को यानी जो एक जैसे हैं उनको एक साथ रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से तत्वों को व्यवस्थित किया और उनके गुण की भी भविष्यवाणी की, उनको गुणों के बारे में बताया। जो तत्व ज्ञात नहीं थे उन्होंने कहा ज्ञात भी होगा और उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होगी, ये गुण होंगे, वो भी उन्होंने उसी समय बता दिया था, ठीक है। और बाद में वो बिल्कुल सही साबित भी हुई, वो बिल्कुल बातें उन्होंने कही थी वो बिल्कुल सही थी। बाद में वो तत्व ज्ञात हुआ, उनके अंदर वही गुण थे जो उस समय उनके अंदर गुण उन्होंने बताए थे। नेक्स्ट है, इसके अंदर भी कुछ कमियां रही, ठीक है, जिसकी वजह से तो आज हम जो आगे के आधुनिक आवर्त सारणी देखते हैं वो क्यों बनाई गई, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ कमियां थी और उन कमियों को पूरा करके ही आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई। अब हम बात करते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या कमियां रही, सीमाएं को पूछ सकता है या फिर कमियां पूछ सकता है, ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या कमियां रही। तो कमियां क्या है इसके अंदर, सबसे पहले तो ये है कि कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं रखा। कुछ स्थानों पर सबसे पहला पॉइंट देखा जाए तो ये पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, चौथे नंबर, हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दे पाए। ये हाइड्रोजन को एक जगह सही तरीके से व्यवस्थित नहीं कर पाए, इन्होंने ये नहीं बताया कि हाइड्रोजन कहां आएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा देखो, यहां पर कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया। मतलब वैसे तो उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा हुआ है, लेकिन कहीं पर इसका पालन, कुछ स्थानों पर पालन नहीं किया। जैसा कि हम यहां पर देखते हैं, कुछ स्थानों पर यहां पर क्या उन्होंने पालन नहीं किया। जैसे यहां पर देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहां पर 127.60 आ रहा है, जबकि यहां पर 126 आ रहा है, यानी इस 127 के बाद में 126, क्योंकि उनको क्या करने थे, एक जैसे गुण वाले तत्वों को एक साथ रखना था, इसलिए उन्होंने उसको आगे पीछे किया। तो यहां पर ये कुछ सिस्टम वहां पर क्या हुआ, खराब हुआ। तो यानी कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया। नेक्स्ट हम बात करें, कुछ समान गुण वाले तत्व अलग अलग वर्ग में रख दिए उन्होंने, जिनके गुण कुछ समान थे उनको कुछ अलग अलग में रख दिया और असमान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया इन्होंने। ये भी इनकी क्या थी, कुछ कमियां रही, कुछ तत्वों को ऐसे किया। बाकी इनकी सारणी बहुत ही मतलब सही तरीके से बनाई हुई थी, लेकिन थोड़ी बहुत इनकी कमियां रही। उसके बाद में जो आगे नई आधुनिक आवर्त सारणी है वो इन कमियों को पूरा करते हुए, और इसके बाद में समस्थानिकों के बारे में नहीं बताया। एक ही तत्व के अलग अलग रूप होते हैं, समस्थानिक जिनको बोलते हैं, यानी उनका जो स्थान है, यानी परमाणु क्रमांक तो वही रहता है, लेकिन परमाणु भार जो है अलग अलग होता है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ 1H1, ठीक है, 1H2, 1H3, तो ये हाइड्रोजन के 3 अलग अलग क्या है, समस्थानिक है, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में वो नहीं बता पाए, उनको सारणी में कहीं भी स्थान नहीं दिया, उनके बारे में नहीं बता पाए। तो ये 4 उनकी क्या थी, महत्वपूर्ण जो कमियां थी, जो उनकी सीमाएं थी, वो यहां तक थी। सबसे पहला तो हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दे पाए। दूसरा, कहीं पर कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया। परमाणु भार कहो या परमाणु द्रव्यमान कहो, एक ही बात है। तीसरा पॉइंट है, कुछ समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रख दिया और कुछ असमान तत्वों वालों को एक ग्रुप में रख दिया। और चौथा है, समस्थानिकों के बारे में नहीं बता पाए। तो ये मेंडलीफ के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और ज्यादा कुछ बड़ी बातें हैं नहीं, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी आवर्त सारणी है वो है आधुनिक आवर्त सारणी।
आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी, सबसे पहले हमें याद रखना है। तो सब आधुनिक आवर्त सारणी जो देने वाले व्यक्ति थे वो थे, उनका नाम था हेनरी मोजले। कौन थे, हेनरी मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी इन्होंने ही दी थी, हेनरी मोजले ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो सिद्धांत पर, जिस सिद्धांत पर रखा, इन्होंने कहा भैया ये जो तत्व हैं उनको परमाणु भार की जगह, परमाणु द्रव्यमान की जगह अगर उनके परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया जाए तो और भी अच्छे तरीके से रहेगा। तो उन्होंने तत्वों को परमाणु भार की जगह किसके आधार पर, परमाणु संख्या, यानी उसके अंदर किसी भी तत्व के परमाणु में कितनी परमाणु की संख्या है उसके आधार पर उन्होंने व्यवस्थित किया। तो इसका सिद्धांत क्या है, तत्वों के गुणधर्म। वहां पर तत्वों के गुणधर्म किसके थे, परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन थे। जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा एक निश्चित स्थान के बाद में वो वापस रिपीट होगा। ठीक है, और इन्होंने कहा परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, मतलब परमाणु संख्या जैसे बढ़ेगी एक पॉइंट के बाद में वापस उसी से शुरू होगा। जैसे हम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़ते हैं ना 8 तत्वों के बाद में, इन्होंने कहा यहां पर परमाणु संख्या के आधार पर आप व्यवस्थित करोगे तो इसके गुणधर्म समान वाले अपने आप व्यवस्थित होते रहेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 स्तंभ है। 18 स्तंभ का मतलब कुल ऐसी जो रोज हैं, कॉलम जो हैं वो 18 हैं। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से, जो जिसको हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, ग्रुप कहते हैं उनको, उनकी संख्या है 18 आधुनिक आवर्त सारणी में, जिन्हें समूह कहा गया, ग्रुप कहा गया। और क्षैतिज जो लाइनें हैं, क्षैतिज लाइनें कुछ तरह से इस तरह से, ये जो लाइनें हैं 1 2 3, ये हमारी इसके अंदर क्षैतिज पंक्तियां हैं वो है 7, जिनको हम आवर्त कहते हैं। इनको वर्ग कहते हैं, समूह को वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और इनको आवर्त भी कहा जाता है। तो किसी भी, ये है, इसको अच्छे से याद रखना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, जैसे आधुनिक सारणी की हम बात करें तो ये हमारी आधुनिक सारणी है। इसके अंदर ये लाइनें देखेंगे तो आप 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 हैं। इनके अंदर क्या देखो, यहां पर हमने लिखा है 7 क्या है, आवर्त है, क्षैतिज पंक्तियां इस तरह से 7 है। और जो ग्रुपों की संख्या है, ठीक है, वो यानी किसकी, वर्गों की संख्या है वो 18 है। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते 18 ग्रुप है। यहां पर कितने हैं, 18। ये पहला है और यहां पर कितना है, 18 ग्रुप है। ठीक है, अब क्या है, किसी भी कोष में, ठीक है, आपको अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करनी है। हालांकि हम ये चौथे पार्ट में पढ़ के आए हैं, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2n²। आपको पता है, हम बात करें जैसे के कोष के अंदर, तो के कोष में n बराबर कितना होता है, 1। तो यहां पर के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें, के कोष में कितनी होगी, हमें पता है, सूत्र के अंदर मान रख दो। 2 इंटू m का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है 2। यानी पहले कोष में, के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। इसी तरह हम यहां पर दूसरा कोष देखते हैं, एल कोष। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 गुणा 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। दूसरी कोष में, एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8। और तीसरे में n बराबर 3। इसमें आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी, n की जगह 3 रख दो। n का मान ही तो रख रहे हैं, जितना कोष होता है, जितने नंबर वाला कोष होता है उसका n का मान उतना ही होता है। 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और 2 इंटू 9 कितने होते हैं, 18। लेकिन किसी भी कोष के अंदर, किसी भी कोष के अंदर बाह्य कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से ज्यादा नहीं होती। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इसमें आते कितने हैं, 8 ही आते हैं। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर कोई बाह्य कोष है तो बाह्य कोष में हम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, उसमें 8 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आपसे ये प्रश्न भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2n²। ये सूत्र आप अच्छे से याद रखिए। अब आपसे पूछे कि कोष के लिए n का मान 1 और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। दूसरा एल कोष का n का मान 2 और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। तीसरे में बात करें n का मान 3 m कोष के अंदर, और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 हो सकती है, लेकिन बाह्य कोष के कारण इसमें अधिकतम कितने आते हैं, 8 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस तरह से ये हमारी आधुनिक सारणी है, वो इस तरह से हेनरी मोजले द्वारा बनाई गई। इसके अंदर और बात करें थोड़ा सा, और इस आवर्त सारणी की बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको व्यवस्थित किया गया है। इसको समझते हैं। इसके अंदर तो सबसे पहले है प्रथम जो आवर्त है। अब देखो यहां पर आवर्त की बात करें तो ये जो आवर्त कितने हैं, 6 आवर्त हैं। ये पहला,
ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। तो 7 आवर्त हैं टोटल। कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7 आवर्त हैं। ठीक है। 7 के अंदर देखो प्रथम जो पहला आवर्त है इसके अंदर 2 ही तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और यहां पर हीलियम, 2 ही तत्व हैं। इनको हम पहले आवर्त को हम कहते हैं अति लघु आवर्त, बहुत छोटा आवर्त है, अति लघु आवर्त कहा जाता है पहले आवर्त को। दूसरे और तीसरे में इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आपको पता है? 2 ही तत्व हैं। अधिकतम कितने तत्व हैं? 2 ही हैं। ठीक है। द्वितीय और तृतीय में, दूसरे और तीसरे में कितने हैं? 8 तत्व हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु आवर्त। 8 तत्व हैं। तीसरे और चौथे और पांचवे में ये एक है, फिर इन दोनों में कितने हैं? इसमें 2, इसमें 8, इस दोनों में कितने हैं? 18। आप देखोगे यहाँ पे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 से 18 दोनों में है। ठीक है। इसमें कितने हैं? 18 तत्व आते हैं। और छठा और सातवां आवर्त कहां पर है? ये रहा छठे और सातवें में। इसमें कितने हैं? देखो इसके आगे बीच में यहां से आ रहा है, ये जो तत्व है ना यहां से, ये तत्व यहां आ गया और ये वाला यहां पर, इसके बीच में ये और है अभी। ठीक है। यहां पर ही आएगा तो इसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं, जिसके अंदर 32 तत्व हैं। कितने हैं इसके अंदर हम बात करें तो 32 तत्व हैं इसके अंदर। कौन से में? छठे और सातवें ग्रुप में। इसको अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, यानी बहुत बड़ा आवर्त है ये। 32 तत्व इसके अंदर आते हैं। इन दोनों का नाम जो है वो स्पेशल नाम होता है, इन श्रेणियों को अलग से रखा गया है। इनको हम कहते हैं, पहली वाली लाइन को कहते हैं लेंथेनॉइड। ठीक है। और दूसरी वाली को कहते हैं एक्टिनॉइड। ये लेंथेनॉइड और ये एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लेंथेनियम से इस तत्व का नाम है, यहीं से स्टार्ट होती है। एक्टिनॉइड क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्टिनियम से ये स्टार्ट होती है, इस वजह से इनका नाम यही रखा गया है। इन श्रेणियों का ही नाम इन्हीं के नाम पर दे दिया, तत्वों के नाम पर। और ये जो तत्व हैं ये यहाँ पर हैं, ये वाली इस लाइन, एक वाली लाइन यहाँ पर 18 तत्व, इसके बाहर वाले जो 14 तत्व हैं दोनों में। ठीक है। 14 और 18 कितने हो गए? टोटल 32 तत्व इसके अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पर किसकी बात कर ली? आवर्त की तो बात कर ली, लेकिन अब हम बात करते हैं वर्ग की। ठीक है, ग्रुप्स की। तो ग्रुप्स कितने हैं टोटल? आपको पता है 18 हैं। पहले और दूसरे ग्रुप को कहा जाता है एस ब्लॉक। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक। इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, वर्गों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, जो हम 11th 12th में केमिस्ट्री अगर लेते हैं सब्जेक्ट तो इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहला और दूसरा कौन सा? ये रहा पहला नंबर और ये रहा दूसरा नंबर। इन दोनों की बात करें तो ये जो हमारा है ये कौन सा ब्लॉक है, या कौन सा जो है एस ब्लॉक है। कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। ठीक है। दूसरे बात करें कहां से लेके, यहां से हम 13 से लेके 18 तक, ये 13 नंबर है, यहां से ये 13 नंबर से लेके और ये 18 नंबर तक, ये जो ब्लॉक है इसको हम पी ब्लॉक कहते हैं। ये हमारा कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक, वो पी ब्लॉक। और ये जो बीच में दिख रहा है आपको 3 नंबर से लगा के और यहां तक 3 नंबर से लगा के 12 तक, ये हमारा डी ब्लॉक है। कौन सा है? डी ब्लॉक। देखिएगा ध्यान से, एस ब्लॉक पहले और दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। फिर 13 से लेके 18 तक ये पी ब्लॉक होता है। ठीक है। और 3 से लगा के 12 तक जो है वो डी ब्लॉक होता है। और सबसे लास्ट में जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो है ये दोनों मिला के ये एफ ब्लॉक है। ये कौन सा है? इसका स्पेशल नाम है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में ये 5 जो होता है, एफ ब्लॉक को यहाँ पर अलग अलग कहा, ए कहा जाता है, इसको बी कहा जाता है, 5A 5B कहा जाता है, 5FA और ये बी कहा जाता है, इस तरह से। तो ये क्या है? ये है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो आती है श्रेणियां, इसको हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है। कौन से तत्व कहा जाता है? एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है। अब यहां पर देखिएगा, कुछ आपसे कभी कभी कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, यानी क्या क्या कंपैरिजन रहा है किसकी? जो मैंडलीफ की आवर्त सारणी है, कौन सी? मैंडलीफ की जो आवर्त सारणी है। ठीक है। और ठीक है, आवर्त सारणी और दूसरी हमारी कौन सी है? आधुनिक आवर्त सारणी। कौन सी है? आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। देखिएगा दोनों में कंपैरिजन आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है। तो क्या है? सबसे पहले इसकी जो कमियां रही ना वो सारी इसमें क्या कर दी गई? फुलफिल कर दी गई। सबसे पहले हाइड्रोजन को इसमें स्थान नहीं दिया था, हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया। सबसे पहला क्या था? हाइड्रोजन को
स्थान नहीं दिया, लेकिन इसने क्या किया, हाइड्रोजन को स्थान दे दिया, बस। ठीक है। दूसरा क्या था, इसने कुछ तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया, वहां पर परमाणु भार के बिल्कुल एकदम सही, परमाणु द्रव्यमान के एकदम सही क्रम में रखा हुआ है। तीसरा क्या है, तीसरा जो हमारा पॉइंट था, कुछ ऐसे वर्ग भी थे जिसमें अलग अलग तत्वों को एक साथ रख दिया, जबकि यहां पर क्या था, और एक साथ वाले एक समान जो गुण वाले तत्व थे उनको अलग अलग रख दिया, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। वो सारी प्रॉपर्टी, यानी जो मैनलिफ की कमियां जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी यहां पर क्या कर दी गई, फुलफिल कर दी गई। यहां पर समस्थानिकों के बारे में बताया गया, तो ये सारी डिटेल हम इसके बारे में लिख सकते हैं। ये क्या है, हम इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी मैनलिफ की आवर्त सारणी, और दूसरा था हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। बहुत अच्छे से डिस्कस कीजिएगा, ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छे से, आप वीडियो को देखा है तो एक बार आप इस चैप्टर की रीडिंग लगाएं। कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और जो मेन चीजें थी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पीछे वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो अच्छे से देखेंगे तो ये सीरीज आपको अच्छे से समझ में आती रहेगी। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं चैप्टर के अंदर। ठीक है, जो मेन बातें थी हमने वो डिस्कस कर लिया। आप अगर इन बातों को अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो निश्चित तौर पर इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है, या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के लगभग लास्ट पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।